अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह आपके 7 सितंबर को आयोजित PGQP 01 के जो आप लोग का एग्जामिनेशन था उसके क्वेश्चन पेपर को हम आज एनालिसिस करेंगे और उसको आंसर की को भी आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि PGQP 01 में दो सेक्शन में यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को करेंगे और सेक्शन ए में भी दो डिवाइड थे, एक आपका इंग्लिश था और एक हिंदी था। तो सबसे पहले हम हिंदी करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद फिर सेक्शन बी में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यह आपका है कि यह थोड़ा काला है, यह थोड़ा काला है, या फिर कभी प्रश्न ये भी हो सकता था कि यह घोड़ा काला है। अगर इन दोनों प्रश्नों में कोई भी प्रश्न आपका रहेगा तो उसमें आपको विशेषण बताना था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे काला। काला क्या है आपका विशेषण है, ठीक है। यानी यह घोड़ा काला था होता है या फिर यह थोड़ा काला है, तो यहाँ पे काला जो होगा विशेषण होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन आपका दिया गया, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे। अत्यधिक को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अति प्लस अधिक हो जाएगा। ये होगा क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी शब्द का उपसर्ग निकालते हैं तो वहाँ पे हम उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वह आपका बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अति प्लस आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग क्या दिखाई दे रहा है, अति दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा आपका तो अति सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपका दिया है कि वह भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें नहीं पूछा हुआ था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाववाचक संज्ञा होता है क्या है। तो जिन भी शब्दों में व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, इन भावों को व्यक्त किया जाता है। किसके, जिन भी, ध्यान से सुनिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के गुण, भाव और धर्म, इन सभी चीज़ों का हमें पता चलता है, वह क्या होता है आपका, वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में यह आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सेम ऐसे ही मोटापा, बचपन, मित्रता, धार्मिक, ये सभी के सभी चीज़ें क्या है आपकी भाववाचक हैं। अब ये समझ लीजिएगा जहाँ पर भी आपका, आप जिस भी शब्द से आपको ये ना लगे कि यहाँ पे किसी भी गुण, धर्म, दशा का बोध हुआ है, तो वही आपका भाववाचक संज्ञा नहीं रहा होगा। अगला जो प्रश्न आपका दिया है वह है कि संयम में कौन सा उपसर्ग है। तो पुनः हम लोग इसको तोड़ते हैं कि संयम को जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सम प्लस यम दिखाई देगा, ठीक है। तो जहां भी आपको दिखाई देगा सम, वही आपका ऑप्शन सही रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, जहां भी ये ऑप्शन रहा होगा वही आपका सही होगा, यह संयम का है सही, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न आपका दिया है वह है आपका हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो यह जो अलंकार है आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपका है कि प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है। तो प्रत्यर्पण में सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद कर देते हैं, तभी हम इसको निकाल पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अर्पण। अब यहाँ पे देखिए कि प्रति प्लस अर्पण आपका जब यहाँ पे देखने को मिल गया तो आपको यहाँ पे पहला जो अक्षर आपको दिख रहा है वो छोटी ई दिख रहा है, और छोटी ई के साथ कोई अन्य असमान आपको मतलब कह सकते हैं कि स्वर दिखाई दे रहा है, इसलिए यह आपका हो जाएगा यण संधि, ठीक है। कौन सा संधि हो जाएगा, यण संधि आपको ये है। यानी कि प्रत्यर्पण में आपका कौन सी संधि होगा, तो यण संधि जिन्होंने लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो आपका है वो है आपका विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका जो है वह गोस्वामी तुलसीदास की यहाँ पे रचना है, ठीक है। किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास की यहाँ पे रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह है आपका वचनामृत में कौन सा समास आपको देखने को मिलता है। तो देखिए वचनामृत को सबसे पहले हम समास विग्रह जब करेंगे तो आपको एक सिंपल सा आपको मिलेगा कि इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका समास क्या होगा। इसके लिए हमें इसका समास विग्रह करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समास से विग्रह इसका करते हैं तो यह हो जाएगा आपका वचन रूपी अमृत, ठीक है। क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वचन रूपी अमृत जब ये आपका होगा तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास आपका है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। हिंदी के 8 प्रश्न मिले हैं, तो मैंने 8 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। जैसे जैसे आप लोग भी अगर प्रश्न याद होगा तो आप लोग भी कमेंट करके उन प्रश्नों को जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, अब इंग्लिश से आते हैं क्योंकि सेक्शन ए में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों था। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैलियस का एंटोनिम्स क्या होगा।
देखिए यहाँ पे कैलस का एंटोनिम्स पूछा है, तो कैलस का मतलब होता है कठोर। ठीक है, क्या होता है आपका कठोर। और इसका अगर हम एंटोनिम्स करते हैं यानी कि आपका विलोम शब्द, तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक है आपका काइंड, ठीक है, काइंड भी आप लोग अगर होगा तो काइंड भी लगा सकते थे, या फिर आपका कंपैशनेट, ये भी आपका सही होता है। ठीक है, क्या होता है कंपैशनेस, ये भी आपका दोनों सही रहता है। इसमें से जो भी रहा होगा उसको आप लोगों ने लगाया होगा तो सही होगा आपका। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग का दिया हुआ बैफल का सिनोनिम्स। अगला जो आपका दिया हुआ यह है आपका बैफल। बैफल मतलब होता है आपका चकमा देना। ठीक है, क्या होता है आपका चकमा देना, जिसको अगर हम सिनोनिम्स देखते हैं तो बहुत से सिनोनिम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका बैफल का होता है स्टंप, भी आप लोग कर सकते हैं कि इसका स्टंप होगा अगर रहा होगा तो, या फिर डैजल भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी रहा होगा, या फिर इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं। अब कौन सा दिया था ये आप लोग को तय करना है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ यूनिसेफ। तो ओल्ड नेम इसका है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका कह सकते हैं कि पुराना नाम है। अगला जो आपका दिया हुआ है कि गेन एक स्टोरी ऑफ अ पिजन। यह देखिए, जो अगर हम बात करते हैं कि गेन एक स्टोरी ऑफ पिजन क्या है, तो यह बच्चों की एक नॉवेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह एक बच्चों का नॉवेल है और इसके जो लिखने वाले हैं, ठीक है, नॉवेलिस्ट हैं, वो उनका नाम है धन गोपाल मुखर्जी नाम है इनका। ठीक है, क्या नाम है इनका, धन गोपाल मुखर्जी इनका नाम है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि नई तालीम स्कीम इज रिलेटेड टू, यानी कि जो नई तालीम आपका योजना था वह किससे संबंधित है, तो यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से आपका संबंधित है। ठीक है, और यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कि पॉक्सो एक्ट वाज अमेंडमेंट इन विच ईयर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो 2012 की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2012, जिसे कि पॉक्सो एक्ट 2012 भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि यह राजपत्रित में कब प्रकाशित हुआ, तो 9 नवंबर 2012 को प्रकाशित हुआ। और ठीक 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 2012 को यह क्या हुआ था कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और इस अधिनियम की एक धारा है, धारा 1, जिसमें यह बताया गया है कि बालक कौन है, उसकी परिभाषा भी दी गई। तो 14 नवंबर 2012 को यह क्या कर दिया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है। इसका स्पेलिंग होगा आपका POCSO, पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 इसका सही स्पेलिंग होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कहीं भी आप लोग कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे कमेंट है, क्योंकि यह मेमोरी पर आधारित आप लोग का प्रश्न तैयार किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट, यानी कि यह जो ग्रीन मतलब कह सकते हैं हरित क्रांति, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1966 से 1967 के बीच में आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। और इन्होंने हरित क्रांति से मतलब बताया था कि इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो भूमि है, जो कृषि है, ये और भी उपजाऊ हो जाएगी। और इन्होंने संकर और बौने पौधे जो थे उनको बीजों से उपयोग से जो फसल है वह उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि में करने के लिए यहाँ पर हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका है दिया कि वेयर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल लोकेटेड, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है और ये कहाँ पे स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान से सुनिएगा, चैत्य भूमि मुंबई। ठीक है, चैत्य भूमि मुंबई, चैत्य भूमि मुंबई, ये यहीं पर आपका स्थित है, मुंबई। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं केवल मुंबई होगा, तो यह आपका चैत्य भूमि मुंबई में, इनका कह सकते हैं कि यह हमारे संविधान के निर्माता थे। तो इनकी जो भी समाधि स्थल है वह आपका यहीं पे स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसके साथ आपको एक बात और बताना चाहेंगे यहीं पे कि बौद्ध धर्म के जो लोगों का आस्था का केंद्र है वह भी चैत्य भूमि मुंबई ही है। अगला प्रश्न आपका साइंस है कि लॉन्गेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि सबसे जो महाधमनी है वह ह्यूमन बॉडी में कहाँ है, कौन सी है, तो यह आपका ऑर्टा है। द ऑर्टा, हम उसके नाम से इसको जानते हैं, द ऑर्टा, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यह कुछ स्टेटमेंट से संबंधित था, जिसका सही आंसर ये होगा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा कि DNA आर फाउंड
ठीक है, यही आपका रहा होगा। डीएनए आर फाउंड इन सीटोप्लाज्म, ठीक है, डीएनए आर फाउंड इन सीटोप्लाज्मा, ये आपका सही आंसर रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मतलब करेंट अफेयर्स है कि बुक करेंट बाय गीतांजलि श्री। तो आपको बताना चाहेंगे कि गीतांजलि श्री की जो पुस्तक है उसका नाम है रेत समाधि। ठीक है, रेत समाधि इनकी पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकी जो रेत समाधि है इसको एक पुरस्कार भी मिला है और उसका नाम है आपका बुकर पुरस्कार, इनकी इस पुस्तक को मिल चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि पीवी सिंधु वॉन विच मेडल इन ओलंपिक 2020। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका यही प्रश्न रहा होगा तो सही आंसर होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक, यहाँ से आप लोग प्रश्न पूछ सकता है जो कि आपका 12 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो टोक्यो ओलंपिक में जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं पीवी सिंधु जी थी, उन्होंने चीन की हे बिंग को हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया था। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि हु वॉन द थॉमस कप 2022, यानी कि 2022 का जो थॉमस कप किताब है वो किसने जीता, यानी किस देश ने जीता। तो सही आंसर होगा आपका भारत, यानी कि इंडिया। और किसको हराया था, तो इन्होंने इंडोनेशिया को इन्होंने हराया था। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन, इंडोनेशिया, ठीक है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी भाग लिए थे, तो देखिए यहाँ पे भारत की तरफ से लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और आखिर में किदाम्बी श्रीकांत जी ने, तीनों ने मिल करके भारत को जो आपका थॉमस कप है उसको जिताया था। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट जो सबसे पुराना है उसका नाम है आपका तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। और अगर बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिक डांस फॉर्म। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें आपका एक आपका ऑप्शन रहा होगा मणिपुरी का। ठीक है, तो मणिपुरी जो है आपका पहले क्लासिक डांस ही था, लेकिन इसको क्लासिक डांस के रूप में नहीं दिया गया है, तो मणिपुरी जो है वो आपका फोक डांस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स, ये आपका प्रश्न दिया गया है और इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह उड़ीसा सही आंसर होगा। ठीक है, उड़ीसा आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 60। तो यहाँ पे 50 से 60 के बीच में प्राइम नंबर बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सभी को पता होगा, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ 112 आपके प्राइम नंबर होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि एब्जेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखिए एब्जेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो बहुत सारे दिए रहे होंगे, तो इसका मतलब पहले हम बता देते हैं कि इसका मतलब होता है निष्कृष्ट होता है। ठीक है, नित्कृष्ट इसका मीनिंग होता है। इसके अलावा एक और इसका मीनिंग होता है नितांत होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको पहले बता दें कि इसका जो मीनिंग मतलब सिनोनिम्स के बारे में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम, एब्जेक्ट, या फिर इनइक्वेट, या फिर हाफ हार्टेड, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला जो प्रश्न आपका है वह थोड़ा सा कह सकते हैं कि लिटरेरी फॉर्म के बारे में पूछा, मतलब अलंकार वगैरह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो सिल्वरी सनशाइन जो है वह किस प्रकार का अलंकार है, तो यह आपका हिंदी में अगर बोले तो अनुप्रास अलंकार, और अगर इंग्लिश में बोले तो यह हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। ठीक है, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट न हो, एलिट्रेशन। ठीक है, ये इसका सही होगा आंसर, और हिंदी में इसका हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यहाँ पूछा गया किस अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है, तो यह 46वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको पारित किया गया था, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह क्या हुआ था, अधिनियम बन गया था। कब बना था, 26 अगस्त 2009 को बना था। ध्यान रखिएगा 2009 को। और पूरे देश में अगर हम बात करें कि आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था, तो यह 1 अप्रैल 2010 को यह पूरी तरह से पूरे देश में आपका लागू हो गया था आरटी अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड व्हाट न्यू क्लॉज, यानी कि चाइल्ड लेबर से संबंधित क्या नए क्लॉज को ऐड किया गया। तो यहाँ पे ऐड किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर देखा जाएगा, कोई भी इसको ऐड वहाँ पे नहीं करेगा।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म आप लोग के सामने दे रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है कि क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, विच फेमिनिस्ट रोड दिस पोएम, यानी क्योंकि मैं एक लड़की हूं मुझे पढ़ना है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर होगा कमला भासिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमला भासिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेशनलिज्म बुक यानी कि यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह आपका जो किताब लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह किताब आपको लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है एंग्लो हिंदू स्कूल कलकत्ता फाउंडेड, यानी एंग्लो हिंदू स्कूल सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो वह स्थापित किया गया था राजा राम मोहन जी के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन जी के द्वारा यह आपका स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है कि एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी एनसीईआरटी कब यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आता है, दिया हुआ है कि टेरेस फार्मिंग कुड बी फाउंड इन, यानी कि टेरेस फार्मिंग कहाँ पे पाई जाती है। तो यह आपका नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड में आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि मेखला चादर इज अटायर ऑफ, यानी मेखला चादर कहाँ का अटायर है। तो यह जो अटायर है आपका असम का अटायर है। ठीक है, कहाँ का, असम का। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया हुआ है कि मैप यूज्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टैक्टिल मैप यहाँ पे सही आंसर होगा। TACTILE, टैक्टिल मैप यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ डाइस एड अप टू, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ डाइस एड अप टू, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट इन बेस्ट ड्रेस, इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा। तो यह हो जाएगा इडियम विथ एडवांटेज इसका होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इडियम विथ एडवांटेज इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये सभी के सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, यानी नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था। तो वह धनानंद था। ठीक है, कौन था आपका, धनानंद, ये सभी को पता होगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ कि कोविड वेरिएंट स्प्रेड इन अप्रैल 2021 इन इंडिया, यानी कोविड का कौन सा वेरिएंट फैला था भारत में 2021 में। तो उस वेरिएंट का नाम है आपका डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, क्या नाम है, डेल्टा वेरिएंट इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया है कि अनुष्का शंकर प्लेज विथ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका हो जाएगा सही आंसर सितार। ठीक है, क्या हो जाएगा, सितार आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है कि प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड, यानी इसको हम लोग किस मतलब आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेबिट आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रेबिट आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 45, PI इज यानी पाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा इरेशनल आपका नंबर है। अगला प्रश्न आपका है कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 4a भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हु रोड विंग्स ऑफ फायर। तो सिंपल सा आंसर है कि इसको किसने लिखा है, विंग्स ऑफ फायर को किसके द्वारा लिखा गया है। तो APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियन कंपटीशन कौन सा है। तो दलीप चैंपियनशिप आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दलीप चैंपियनशिप आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि यूनेस्को प्रमोट्स वर्ल्ड पीस थ्रू, किसके द्वारा यूनेस्को अपना सब कुछ मतलब प्रमोट करता है। तो इसका आंसर होगा एजुकेशन, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस या फिर कल्चरल साइंस, किसके द्वारा, ये आप लोग भी बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 50 दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर इज फॉर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओशियन, सी और मरीन रिसोर्सेज, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है कि G-SAT-7A आर्टिक एयरक्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम, ये कहाँ से लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपका यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बुक बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, क्या दिया है, बुक बाय रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड का किताब का नाम क्या है। तो उनकी किताब का नाम है द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ इसका सही नाम है।
ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 53, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका सही आंसर होगा डेंस फॉग, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेंस फॉग यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55 दिया है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन पीएम इन वर्ल्ड। तो यह श्रीलंका की थी, इनका नाम जो था वह था सिरिमाओ बंडारिनिका, इसका सही नाम था, यानी इनका नाम था। और अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि विच इज द लार्जेस्ट किंगडम इन फाइलम, यानी कि सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पुनः लिख देता हूं मैं कि आर्थ्रोपोडा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसका सही आंसर रहा होगा आपका कमला नेहरू रहा होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कमला नेहरू। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 दिया हुआ कि हु एमंग द फॉलोइंग इज अ नॉवेलिस्ट, यानी नॉवेलिस्ट के बारे में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन रहा होगा चेतन भगत का, तो वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चेतन भगत सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 60 प्रश्न हम लोग को देखने को मिले थे। दिया हुआ है आपका, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यह हो जाएगा काली रिवर, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काली रिवर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।